हेलो क्लास 12 अकाउंटेंसी ब्रह्मास्त्र सीरीज़। कल आपका टेस्ट पेपर है। मैं आज 99% गारंटीड जो टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट है, एक्स लिमिटेड से लाभांश प्राप्त किया, ये किस प्रकार की क्रिया है? ये निवेश संबंधी क्रिया है। बेचे गए माल की लागत कॉस्टिंग 1 लाख रुपए है और ओपनिंग व क्लोजिंग स्टॉक 10,000 व क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, तो क्रय की राशि होगी। इसके अंदर हम 1,10,000 बेचे गए माल की लागत, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया है, प्रारंभिक स्टॉक को ऐड किया है खरीद से और क्लोजिंग स्टॉक को जो हम हमेशा माइनस करते हैं। इस तरीके से 1 लाख हमें यहाँ पे बेचे गए माल की लागत की गई थी, जिसमें से 10,000 हमको गिवन है प्रारंभिक स्टॉक का, खरीद हमें गिवन नहीं है, और माइनस हमने किया है अंतिम स्टॉक को यानी कि 20,000 को। इससे हमारा आंसर आता है 1,10,000। रोकड़ प्रवाह विवरण में कौन सी क्रिया शामिल है? संचालन, निवेश और वित्त। 4 लाख रुपए की संपत्ति बेची गई, ये अंतर प्रवाह किस प्रकार की क्रिया है? निवेश संबंधी क्रिया। विनियोग संबंधी क्रियाएं रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। स्थायी संपत्ति के क्रय पर भुगतान। वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। जो वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह होता है, रोकड़ प्रवाह किस पे होगा? लाभांश का भुगतान पे। रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा मानक डैश के अनुसार तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा मानक 3 के अनुसार तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय शुद्ध लाभ में चालू संपत्ति में कमी को क्या किया जाएगा? रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय शुद्ध लाभ में चालू संपत्ति में कमी को जोड़ा जाएगा। रोकड़ प्रवाह विवरण में भूमि का क्रय क्रियाओं से संबंधित है। रोकड़ प्रवाह विवरण में भूमि का क्रय निवेश क्रियाओं से संबंधित है। डैश के प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना निव्वल लाभ हानि से प्रारंभ होती है। व्यापारिक संस्था के प्रचालन। रोकड़ प्रवाह को प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय क्रियाकलापों के प्रवाह के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय बैंक ऋण का भुगतान डैश क्रियाओं से संबंधित है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय बैंक ऋण का भुगतान वित्तीय क्रियाओं से संबंधित है। पूंजीगत प्राप्तियों के 2 उदाहरण हमें बताने हैं। पूंजीगत प्राप्ति शेयर जारी करके प्राप्त राशि और ऋण पत्र जारी करके प्राप्त राशि। गैर रोकड़ व्यवहार का एक उदाहरण है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। रोकड़ प्रवाह विवरण की कोई 2 सीमा बतानी है। ये गैर नकद लेन देन को ध्यान में नहीं रखता है। ये भविष्य के नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान भी नहीं लगाता है। चालू अनुपात का सूत्र है करंट रेशियो। चालू संपत्ति करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ यानी कि चालू दायित्व। आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1। तरल अनुपात का सूत्र है लिक्विडिटी रेशियो। तरल संपत्ति अपॉन चालू दायित्व। द्रव्यता के 2 आधारभूत माप है, चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात। यदि एक कंपनी का परिचालन अनुपात 78% हो तो उसका परिचालन लाभ अनुपात होगा 22%। कैसे? 100% माइनस 78 कितना है? 22। एक कंपनी के 5 लाख के 8% ऋण पत्र हैं। ब्याज एवं कर से पूर्व उसका लाभ 2 लाख रुपए है। ब्याज आवरण अनुपात की गणना करनी है। यहाँ पे ब्याज आवरण अनुपात के 2 लाख में से हम 40,000 को यहाँ के जो कि ब्याज दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हम ब्याज निकाल लेंगे 8% से, उसको बटा करेंगे तो हम 5 गुना हमारा यहाँ पे ब्याज आवरण अनुपात आ जाएगा। आदर्श तरल अनुपात होता है 1:1। चालू संपत्तियों के नाम बताइए। नकद, कैश, देनदार, डेटर्स, प्राप्य बिल, बिल्स पेबल, स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस और भी अन्य। स्वामित्व अनुपात क्या होता है? स्वामित्व अनुपात कुल संपत्तियों के मुकाबले शेयरधारकों की इक्विटी के अनुपात को मापता है। पूर्वदत्त व्यय को तरल संपत्ति क्यों नहीं माना जाता? आपकी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उन्हें हम तरल संपत्ति क्यों नहीं मानते? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस को तरल संपत्ति इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्हें जल्दी से नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि प्रारंभिक स्टॉक 10,000, शुद्ध क्रय रुपये 25,000, प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500 और क्लोजिंग स्टॉक 12,500 है तो बेचे गए माल की लागत होगी, फॉर्मूला लगाएंगे, बेचे गए माल की लागत ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस हमेशा क्लोजिंग स्टॉक, हमारा आंसर आएगा 25,000। यदि चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज़ 2,50,000 रुपये हो तथा चालू अनुपात हमें 3% दिया हो तो चालू संपत्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चालू अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है चालू
यहाँ पे चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व, और इस तरीके से हमारा आंसर आता है 7,50,000। परिचालन लाभ अनुपात क्या होगा यदि परिचालन अनुपात 87.5% हो। 100 माइनस 87.5 कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 12.5। चालू अनुपात 2.5:1, कार्यशील पूंजी 60,000 रुपये, चालू संपत्ति की राशि ज्ञात करें। चालू संपत्ति फॉर्मूला लगेगा = कार्यशील पूंजी मल्टीप्लाई चालू अनुपात, और फिर हम अपॉन करके चालू अनुपात -1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 लाख। एक कंपनी का स्कंद आवृत अनुपात 4 है तथा इसकी संचालन में आगम की लागत रुपये 2,40,000 है, तो औसत स्कंद क्या होगा। औसत स्कंद बराबर संचालन में आगम की लागत बटा स्कंद आवृत अनुपात करेंगे, यानी 2,40,000 को हम 4 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा औसत स्कंद एवरेज स्टॉक 60,000। संचालन व्यय किसे कहते हैं। संचालन व्यय एक ऐसे व्यय हैं जो किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन से संबंधित होते हैं, जैसे कि हमारा वेतन, रेंट, किराया, सैलरी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट और उपयोगिता, हमारी एक्सपेंसेस। ऋण क्षमता अनुपात 1:2 को पर उधार माल क्रय करने का प्रभाव बताइए। ऋण क्षमता अनुपात बढ़ेगा, उधार माल खरीदने से देनदारियां बढ़ेगी, जिससे ऋण क्षमता अनुपात भी हमारा बढ़ जाएगा। देनदार आवर्त अनुपात की गणना का सूत्र बताइए। देनदार आवर्त अनुपात की गणना का सूत्र है शुद्ध उधार बिक्री बटा औसत व्यापार प्राप्य। यदि स्टॉक आवर्त अनुपात ऊंचा होता है तो इससे क्या आशय निकलता है। एक उच्च स्टॉक आवर्त अनुपात का मतलब है कि कंपनी अपने स्टॉक को जल्दी से बेच रही है। ये कुशल सूची प्रबंधन और मजबूत सेलिंग का संकेत देता है। धन्यवाद।